नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। हमने थ्योरी पार्ट को कवर किया था, जिसमें एक में राष्ट्रपति से जुड़े हुए आर्टिकल और उनसे पावर को देखा था। इसके बाद एक में राष्ट्रपति की शक्तियाँ, इंडियन प्रेसिडेंट पावर एंड वर्क, इनको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग राष्ट्रपति से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने थ्योरी में गलती किया है तो आप यहाँ पर अपने गलतियों को पकड़ सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि अगले जो थ्योरी क्लास होगी उसमें थोड़ा आप कंट्रोल अप रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? बताइए हमें। हमने वहाँ पर एक ट्रिक बताया था, उसका नाम था प का नी। ठीक है, ये प आर्टिकल 52 का यानी आर्टिकल 53, आर्टिकल 54। नी माने निर्वाचन, का माने कार्यपालिका के प्रधान, और प माने राष्ट्रपति के पद। पकानी, इसके बाद बोले थे कोका, इसके बाद बोले थे द्वयोदशम। याद करिए आप लोग, द्वयोदशम, पकानी, कोका, द्वयोदशम, ये बोले थे हमने। यानी कार्यपालिका का प्रधान होगा, ये कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 53 में। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, बी आंसर होगा इनका। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते हैं? बताइए, निम्न में से कौन कौन शामिल नहीं होते हैं, ये बताइए। सबसे पहले संसद। संसद के हुए दो पार्ट। संसद के ऐसे होते हैं तीन पार्ट, एक राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन हम तत्काल एक डिब्बे के रूप में समझते हैं। ठीक है, एलएस और आरएस, ये हुए दो पार्ट। इनमें कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? 2। इसमें कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12। तो 12 और 2 14। अगले बार जो वो पुनर्निर्वाचन के लिए खड़ा होंगे तो ये 14 आदमी फिक्स होंगे कि हमको ही वोट देगा। बोलेगा कि हम तो पहले कुछ और थे, अब तुमने तो हमें संसद बना के कुछ और कर दिया, हम तो तुम्हारे ही हैं। तो इसलिए इन दोनों को क्या किया जाता है? मनोनीत नहीं किया जाता है। यानी क्या मतलब? निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेने दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। केवल निर्वाचित यानी जो चुने हुए सदस्य हैं वही भाग लेंगे, ना कि मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। इसमें कौन कौन शामिल हो जाएंगे? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यस, शामिल होंगे। इसके बाद देखिए, इसको समझिए। राज्य के स्तर पर क्या होते हैं? राज्य के स्तर पर भी दो डिब्बा है, एक है VS, एक है VP, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये कम राज्यों में है। विधानसभा ये शामिल होंगे, इसके निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। क्या? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, चलिए, क्या इसका मतलब आंसर क्या निकल के आया कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर डी। अच्छा चलिए, वो दूर की बात है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए सबसे पहले आवश्यक है उनकी योग्यताएं। उनकी योग्यता सबसे पहला क्या है कि वो पहले भारत का मूल नागरिक हो, मूल नागरिक तो हो, ये इसमें सबसे पहला। ठीक है, दूसरा क्या है कि उसका ईयर यानी जो साल है वो 35 प्लस हो, उसका उम्र 35 प्लस उम्र का हो वो, ये तो दूसरा हुआ। तीसरा क्या कहता है कि वो किसी लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये कहता है तीसरा में। चौथा में क्या कहता है? मतलब चौथा में क्या कहता है, इनको समझिए। चौथा में कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो, लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो। ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम लोग उपराष्ट्रपति को वहाँ पर पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि वो राज्यसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो, लेकिन राष्ट्रपति में लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो, ये बताया गया है। चलिए आप लोग उनको समझिए, ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन है उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, समझ रहे ना। वो कौन करते हैं पता है आपको? जिनके पास नॉलेज नहीं होते हैं, वो झूठों का जो है सो खेला करते रहते हैं आंसर याद करके। उनके पास हम बात करते हैं तथ्य के आधार पर, ना कि ऑप्शन के आधार पर। ऑप्शन को गोली मारो। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से। बताइए, जिस दिन से वो शपथ लेता है, जिस दिन शपथ से लेकर जिस दिन शपथ लिया ना, उसमें 5 वर्ष जोड़ दीजिए। जिस दिन इसका ये डेट पूरा जाएगा
उस दिन ये कहाँ चले जाएंगे, पवेलियन वापस लौट जाएंगे। ठीक है, पुनर्निर्वाचित होना होगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, बताइए। अच्छा, अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देते हैं, बताइए किसके संबोधित करके देते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय जी को, यानी राज्यसभा के सभापति। आंसर हो जाएंगे बी। हम लोग जब उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति महोदय होते हैं, इसलिए उन्हें सौंप कर जाते हैं। उपराष्ट्रपति अपना मतलब इस्तीफा किसको देंगे, त्यागपत्र राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति देंगे उपराष्ट्रपति को। दोनों क्या है, अल्टरनेट है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, बताइए किनके द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, किसी के द्वारा, इसमें किसके द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जो आर्टिकल कितने बताते हैं आपको, आर्टिकल 61 में चर्चा किया गया है, महाभियोग जो राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, इनकी चर्चा किया गया है। अब ये महाभियोग कब लगाया जाता है, जब प्रधानमंत्री आदेश देते हैं। ये दोनों सदन में चलता है, याद रखिए। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, बताइए। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, एससी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं कौन, प्रेसिडेंट साहब। ये दोनों क्या है, आपस में अल्टरनेट हैं। चलिए, अल्टरनेट वाले को तो आप लोगों को तुरंत याद हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, अभी तुरंत बताएं। आर्टिकल 61 में कहा गया है महाभियोग लगा के तुमको हम साइड कर देंगे। चलिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना पड़ता है, बताइए, फटाक से बताइए। 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व आपको कहना पड़ेगा राष्ट्रपति जी को कि आप पर महाभियोग आने वाला है, समझे ना। आप सचेत हो जाइए तो क्या करेंगे, वो त्यागपत्र दे देंगे। अगर वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तो महाभियोग लगा के उसको फेंक देंगे घर से बाहर। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग जैसी प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, विधायिक प्रक्रिया, बताइए क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए, इसके बाद निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, बताइए तो क्या कहा गया इसमें। जो क्वेश्चन को गौर से देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, ठीक है, परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। राज्यों की विधानसभाएं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें, बताइए राज्यों के विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेंगे। मैं आपको बताता हूं क्या होता है एक्चुअल में। संसद में 2 सदन, कौन कौन से, एक डिब्बा समझिए, ठीक है, एक हुआ एल लोकसभा, एक हुआ राज्यसभा, ठीक है। और राज्य के स्तर पर 2 सदन, कौन कौन सा, एक हुआ वीपी यानी विधान परिषद, एक हुआ विधानसभा, ठीक है, ये दोनों हुए। इसमें से सबसे पहले विधान परिषद तो भाग नहीं लेंगे क्योंकि ये कम राज्यों में है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अगर इसे महाभियोग की प्रक्रिया में लाना है ना तो वो क्या करेंगे, संसद में ही पेश कर देंगे, ना कि सभी राज्यों की विधानसभा से पूछने जाएंगे कि तुमको भी ये काम करना है, करोगे, वोट दो अपना, महाभियोग लगाए कि नहीं। समझ रहे हो बातें को। चलिए, बता रहा है अब, पदासीन राष्ट्रपति की अवधि समाप्त होने पर भिन्न कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अध्यक्ष होना चाहिए। रिक्त होने की तिथि 6 माह के भीतर। कौन सा होगा आंसर, हमने बताया था इनमें, इसका थोड़ा लैंग्वेज बड़ा है लेकिन हमने इसको शॉर्ट में बताया था कि 6 माह के अंतर्गत इस पर काम हो जाना चाहिए। चलिए, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तथा उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, बताइए तो कौन होगा, बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, दोनों नहीं है, यानी पीओ नहीं है, वीपीओ नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, इस कंडीशन में क्या होगा,
SC सुप्रीम कोर्ट जो है इस पद को संभालेंगे, सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग इस पद को चलाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे प्रमुख हैं, इसको याद रखिए। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं थे, बताइए। समस्त कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 आँख खोल के और दिमाग बोल के कहता है कि कार्यपालिका का प्रधान होगा राष्ट्रपति महोदय, जिसमें सारी शक्तियाँ निहित होगी। यानी आंसर क्या है भैया, बताओ जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ए चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। 108 के अंतर्गत संयुक्त किसके द्वारा आयोजित की जाती है, बताइए। राज्यसभा के सभापति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। मैंने बताया था आपको सेशन में आर्टिकल 108 जब RS और LS दोनों के बीच क्या हो जाए, टकराव उत्पन्न हो जाए, गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो इस कंडीशन में उसका अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, ज्वाइंट सेशन, अंग्रेजी में कहते हैं संयुक्त अधिवेशन, अच्छा संयुक्त बैठक कहते हैं उसको, संयुक्त सेशन बुला सकते हैं। चलिए, वो राष्ट्रपति महोदय जी को हक है, दूसरे को नहीं। चलते हैं आगे। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक, बताइए। अभी बताया राष्ट्रपति द्वारा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस एक भाग में संशोधन करके राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, बताइए। 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है, अगर राज्यसभा और लोकसभा के पास मतलब दोनों अगर पारित कर देते हैं किसी प्रस्ताव को, तो वो राष्ट्रपति महोदय जी को करना होगा। फिर 44वें संविधान संशोधन में जनसंघ पार्टी द्वारा इस संविधान संशोधन को किया गया, जिसमें उसे अधिकार दिया गया कि आप भेज सकते हैं। कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन में कहा गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत वीटो पावर आ जाता है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, हमने बता रखा है। इसके बाद 18वां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, बताइए। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की पूर्णतः शक्ति दिया गया। इसमें कब जारी कर सकते हैं, जब LS यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सत्र क्या हो, नहीं चल रहा हो, ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक राष्ट्रपति अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है, बताइए। राष्ट्रपति अध्यादेश कब तक जारी रह सकते हैं, 6 मंथ। 6 मंथ के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश खत्म हो जाएगा और ज्वाइंट से सेशन बुलाकर उसे आगे की काम किया जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने के लिए शक्ति प्रदान करता है, मैंने खोल के बताया। आर्टिकल 143 कहता है कि आप SC से सलाह ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। चलिए, निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, आर्टिकल 72। ये सब हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं भैया, आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए ना। 72 में क्षमा करने की शक्ति है, परिहार की शक्ति है, ठीक है। इसके बाद लघुकरण की शक्ति भी है, समझे ना, आप वहाँ पर जाके पढ़ लीजिए लघुकरण। इसके बाद निलंबन की शक्ति है, आर्टिकल 72 के तहत 4 शक्तियाँ उनको मिला हुआ है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है, बताइए। कार्यपालिका शक्ति है, न्यायिक शक्ति है या अदर है, बताइए कौन सा है, बताइए। न्यायिक शक्ति है। क्षमा, ये सिंपल समझिए, यहाँ पर क्षमा करने की रिलेटेड बातें हैं, न्यायिक से रिलेटेड चीज़ें हैं। चलिए, ये अपने मन से भी मार सकते थे आप। निम्न में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार दिया गया है, तो उसे कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत, कौन से शक्ति के अंतर्गत, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत उससे अधिकार है कि वो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। यह अधिकार है राष्ट्रपति को। किसको है, राष्ट्रपति को है, ये याद रखिए। चलते हैं आगे। भारत के राष्ट्रपति एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, बताइए। वह मामला है डाकघर वाला, यानी डाक से रिलेटेड जो चीज़ है उसमें संशोधन विधेयक में कुछ समय के लिए वो अपने पॉकेट वीटो में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न वीटो शक्ति में कौन सा एक शक्ति अमेरिका राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, बताइए। हमने अभी तुरंत बताया एब्सोल्यूट वीटो प्राप्त है,
क्वालिफाइड वीटो नहीं प्राप्त है, निलंबनकारी वीटो प्राप्त है, यानी इसको कहते हैं सस्पेंशन वीटो, और पॉकेट वीटो प्राप्त है, यानी पहला, तीसरा और चौथा प्राप्त है और दूसरा प्राप्त नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये अमेरिका के संविधान में है विशेषित वीटो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? हमने बताया था कि भारतीय संविधान में 1935 का जो आर्टिकल अधिनियम है, इसमें 80% भाग लिया गया है भारतीय संविधान में। तो ये जो चीज़ें हैं वो लिया गया, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे बढ़े। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाएगा? देखिए, आपातकाल तो सबसे पहले 3 है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसकी चर्चा आर्टिकल 352 में किया गया है। एक है राजकीय आपातकाल, जिसकी चर्चा आर्टिकल 356 में किया गया। एक है राजकीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन 356 और 360 के अंतर्गत क्या है? वित्तीय आपात है, पैसों से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। ये किसी राज्य के ऊपर आपात लगाया जाता है, ये पूरे देश के ऊपर आपात लगाया जाता है। यानी यहाँ पर क्या पूछ रहा है अपने लोगों को? देश से ऊपर। तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 352, यानी आंसर नंबर ए। आगे बढ़ें। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? अभी तुरंत बताया हूँ 360, लेकिन भगवान का शुक्रगुजार हैं जो अभी तक देश में लागू नहीं हुआ है। घूसखोर नेता की तो कमी नहीं है, लेकिन लागू नहीं हुआ है। चलिए, हम लोगों ने 28 क्वेश्चन को कर लिया है, क्वेश्चन पेपर समाप्त हो गया। तो आप सभी को तहे दिल से थैंक यू, ठीक है। और आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। और हम लोग दूसरे लोगों की तरह नहीं हैं, हम लोग पहले थ्योरी पेपर पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पेपर पढ़ेंगे और आपका जो भी प्रश्न होगा उसे डील करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ नमस्कार, चलते हैं, गुड बाय।